नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फंडामेंटल्स आपके हो गए कंप्लीट और नीति निर्देशक सिद्धांत वो हम शुरू कर रहे हैं। आज थोड़ा गैप हो गया, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस आए। बड़ा दुख हो रहा था कि मेरी वजह से आप लोगों का टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है। खैर, तो मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के सिलेबस को लेकर आगे चलूँ, इसीलिए आज नीति निर्देशक सिद्धांत को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। कंप्लीट तो खैर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, अगली क्लास में हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में कोशिश करूंगा इसके साथ मौलिक कर्तव्य भी हो जाए। तो चलते हैं फटाफट हम लोग। सबसे पहली बात, नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है संविधान में। ये संविधान के भाग 4 में है। कहाँ है? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 4 में। इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? 36 से 51। कितने आते हैं? 36 से 51 आते हैं। उसके बाद 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि किस भाग में है। ये चौथे भाग में है, एक बात होगी, लिखते रहिए। इसको बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें संबंधित आर्टिकल कितना है? 36 से 51 तक हो गया। टॉपिक भी हो गया आपका। मूल लक्ष्य क्या था इसका? क्या है ये, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो मैंने लिखा इसका मूल लक्ष्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था? कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट की स्टैब्लिशमेंट के लिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? कौन सा स्टेट? जहां लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी सर्वोच्च सत्ता के पास होती है, अर्थात सरकार के पास होती है। ऐसे राज्य की स्थापना जहां जो सरकार है या जो प्रशासन है वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो। ठीक है, मूल लक्ष्य इस पार्ट का, हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये लक्ष्य था कि भारत में भी एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो। सरकार इतनी रिस्पॉन्सिबल रहे, सरकार को कुछ इस तरह के एडवाइसेज रहें कि वो एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सके, लोगों के वेलफेयर के बारे में ही सोचे, सिर्फ पैसे कमाने या अन्य चीजों में अपना ध्यान ना लगाए। लोगों का, उसे ये महसूस होना चाहिए कि लोगों का भला करना, लोगों का ख्याल रखना उसका कर्तव्य है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि ये बहुत यूनिक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बारे में हमारे अलग अलग विचारकों ने काफी कुछ लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सिर्फ भारत और आयरलैंड के संविधान में मिलेंगे। दुनिया के अन्य किसी भी संविधान में ये पार्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज तो है, नो डाउट। इसका मूल लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में किसने क्या क्या बोला है? अंबेडकर ने बोला है कि ये एक अनोखी विशेषता है हमारे संविधान की। हमारे संविधान की क्या है? एक अनोखी विशेषता, स्पेशल फिगर है ये हमारे संविधान का। इसके बारे में टीटी कृष्णमाचारी क्या बोल रहे हैं कि ये भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। बताऊंगा क्यों ऐसी टोन आ रही है। केटी शाह जी ने क्या बोला है? ये एक ऐसा चेक है जो कि बैंक अपनी सुविधा अनुसार किसी को देता है। तो ऐसा क्यों हो गया है? क्यों ऐसी बातें हो रही हैं कि ऐसा बोलना पड़ रहा है हमारे विशेषज्ञों को, हमारे संविधान के विशेषज्ञों को? तो समझाता हूं मैं आपको। इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया कि 36 से 51 तक DSPA हैं क्या आपके, डायरेक्टिव स्टेट्स प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल 37 है वही एक बात क्लियर कर देता है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं संविधान के भाग 4 में, ये किसी भी प्रकार से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब सरकार चाहे तो इन एडवाइसेस को माने और चाहे तो ना माने। आप इसको सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते या न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अगर सरकार आपका फंडामेंटल राइट्स को लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत का अगर सरकार पालन नहीं करती है तो आप किसी कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। मतलब क्या? सरकार कल्याणकारी, ये एडवाइजरी है ना, मतलब ये एक प्रकार से एडवाइस, सलाह के रूप में, सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है,
नीति निर्देशक सिद्धांत कहता है कि अगर सरकार इन बिंदुओं का पालन करे तो एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। अब वो सरकार पालन करती है चाहे नहीं करती है, वो सरकार के ऊपर है। जैसे अगर आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वजीफा नहीं मिला, आपको स्कूल में स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, आपके एरिया में सरकार ने विद्यालय नहीं खोल पाया, दूर है विद्यालय, तो आप केस नहीं कर सकते, है ना। मतलब क्या है, एक वेलफेयर स्टेट की कामना है ये जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें ऐसे सिद्धांत दिए हुए हैं जिनको लागू अगर करें तो कोई भी स्टेट एक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। लेकिन अगर सरकार उनको नहीं फॉलो कर पाती किसी कारण से, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को आप कैटेगरी में खड़ा कर देंगे या उसको कोर्ट तक घसीट के ले जा पाएंगे। जी नहीं, ऐसी पावर आपको नहीं मिली है। इसीलिए टीटी कृष्णाचार्य ने बोला कि ये हमारी भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। मतलब हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं हो कि होगा वो, है ना, नहीं होना मुश्किल है। या केटी शाह जी बोलते हैं कि ये ऐसा चेक है जिसको बैंक अपने अनुसार भजाता है ना, अपने अनुसार उसकी पेमेंट करता है। मतलब क्या, बैंक मतलब सरकार, चेक मतलब वो हमारा सिद्धांत। जरूरी नहीं है कि राज्य हमारे उस सिद्धांत को माने, मन करेगा तो मान लेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा। समझ गया। और अंबेडकर जी के अनुसार अनोखी विशेषता इसलिए था क्योंकि ये यूनिक है, इंडिया और आयरलैंड में मिलता है, और बिना किसी बाध्यकारी होते हुए भी ये भारत सरकार को बहुत बड़ी ज्योति दिखाता है, बहुत बड़ी डायरेक्शन देता है। ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 37 में क्या कह दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बिल्कुल भी वाद योग्य नहीं है। मतलब कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस, पेपर में हजारों बार आया हुआ है। उसके बाद अब ये इतना सब कुछ इसको फ्रीडम है, तो क्या भारत सरकार का क्या रोल है? एक चीज बता दूं आपको, भारत सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमेशा ही बहुत सम्मान की नजर से देखा है और हमेशा इसके सम्मान में ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे कानून बनाए हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सीधे सीधे फॉलो करते हैं, है ना। चाहे वो ग्राम पंचायतों की स्थापना हो, चाहे वो मिड डे मील स्कीम्स की शुरुआत हो, चाहे ये वेलफेयर स्कीम जो इतनी सारी निकलती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, प्रौढ़ लोगों की शिक्षा के लिए, मुफ्त में आंगनवाड़ी से खाना मिलना, है ना, मुफ्त की दवाइयाँ मिलना, मुफ्त विद्यालय, ये सब क्या है, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नीति निर्देशक में दिए गए सिद्धांतों की पूर्ति ही है। तो भले ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसका बहुत सम्मान करती है और इसको अपने उच्चतम स्तर तक इसको लागू करने की कोशिश करती है, और ये हमारे कानूनों में दिखता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब ये भी चाहता है कि ये देश में के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें इनका बहुत विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में दिए गए हैं, इनका विशेष महत्व रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये किसी तरह वायोलेट ना हो। ठीक है। उसके बाद विधि के निर्माण के समय इसका ध्यान रखना आवश्यक है। जो भी कोई कानून बन रहा है तो ऐसा ध्यान रखा जाता है कि कानून से कोई किसी का वेलफेयर ही हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी गरीब का नुकसान ना हो, है ना। तो भारत में इतने कानून बने हैं, उसमें आप देखेंगे कि सीधे सीधे इसकी झलक मिलती है, जिसके अंतर्गत आप पाएंगे कि विधि निर्माण में इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये 42वें संशोधन में भी इसमें कई बदलाव किए गए। तो आप ध्यान रखिएगा, 42वें संशोधन का और नीति निर्देशक सिद्धांतों का आपस में बड़ा लेन देन है। 42वें संशोधन में कुछ आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं, 39 क, 39 च, आर्टिकल 43 क और 48 क, 48A, इसको 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। समझ गए? 42वें संशोधन में इसको अलग से ऐड किया गया था, शुरुआत में नहीं था ये। देखिए, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ही था। ठीक है। भारतीय संविधान में जो था ही था, उससे पहले जो अधिनियम था अंग्रेजों का, उसमें भी ये था। ठीक है। तो ये बड़ा मूल अंग था ये। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इसके हैं वो डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने आर्टिकल 37 डिस्कस किया कि कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब क्या है, अगर सरकार इसको फॉलो नहीं करती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को फॉलो नहीं करती, तो इसके लिए आप कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट के केस में अप्रोच कर सकते थे। दूसरी बात,
अब इसमें देखिए मैं सारे आर्टिकल नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही हम करेंगे, ठीक है, टू द पॉइंट चलना है। ये हो गया। आर्टिकल 39 समान न्याय की बात करता है कि भाई कोई भी ऐसा कानून बने तो उसमें न्याय सबको समान मिले, किसी आधार पर भेदभाव ना हो, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखा जाए। आर्टिकल 39 कहता है, और इसमें 39A क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कि राज्य जो है, राज्य को बोलता है कि भाई आप ऐसे ऐसा करो, राज्य स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान रूप से जीविका कमाने के साधन उपलब्ध कराए। मतलब क्या, रोजगार हो या जीवन चलाने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भेदभाव हो, अगर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार पुरुष का है तो स्त्री को भी होना चाहिए, जीवन चलाने का अधिकार पुरुष का है तो स्त्री को भी होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। उसके बाद इसी में 39D भी है, घ, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष को 8 घंटे के काम करने के 10,000 मिलते हैं तो महिला को भी 8 घंटे काम करने के 10,000 मिलने चाहिए। जबकि आप देखते हैं कि सरकार ने इसीलिए तो सबके लिए समान बनाया हुआ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में क्या है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को एक पद पे एक समान सैलरी मिलती है, एक पद पे एक समान सैलरी मिलती है। जबकि अभी प्राइवेट सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि शोषण है, इसको पूरी तरह फॉलो नहीं हो पाता ये, है ना। जबकि भारत सरकार ने कानून बनाया हुआ है इसके लिए कि सेम वर्क के लिए सेम वेजेस मिलनी चाहिए, सेम पैसा आपको मिलना चाहिए। तो ये किसकी देन है, ये हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों की ही देन है ना। उसके बाद जैसे आर्टिकल 40 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आया हुआ है कई बार। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का जिक्र होता है। इसका सम्मान करने के लिए भारत में ग्राम पंचायत की स्थापना हो गई। अब आप समझिए कितना महत्व है इस नीति निर्देशक सिद्धांत का, और सरकार कितना इनको सम्मान देती है। आर्टिकल 40 में दिया हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और उन्हें शासन चलाने के अधिकार मिलने चाहिए, साथ में स्वायत्तता भी होनी चाहिए। स्वायत्तता मतलब आजादी, ऑटोनमस, है ना, कार्य करने की आजादी, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो। समझ गया। तो अब अगर हम देखते हैं आर्टिकल 39, 37, 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डीपीएसपी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे संविधान में क्या अर्थ रखता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी एक छोटी सी यूनिट अगली और बनेगी, उसमें बाकी चीजें और क्लियर कर दूंगा। तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले किस पार्ट में है, पार्ट 4 में, ठीक है। 1935 के अधिनियम में भी था 2, आयरलैंड और भारत के संविधान में ही मिलता है 3। अंबेडकर ने क्या कहा, अनोखी विशेषता, संविधान हमारे संविधान की अनोखी विशेषता है। टीटी कृष्णाचार्य ने इसके बारे में क्या कहा, कृष्णाचार्य प्रारूप समिति के सदस्य थे, कि यह हमारे उम्मीदों का कूड़ा घर है ना। केटी शाह ने क्या कहा, यह एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधा के अनुसार भजाता है या उसको निकालता है। उसके बाद इसका क्या लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है कि देश में वेलफेयर स्टेट की स्थापना करवाना, सरकार को ऐसी गाइडलाइंस देना कि आप उसको मान के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, ठीक है। उसके बाद 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल इसमें आते हैं। 37वां आर्टिकल हमने किया कि ये अगर नीति निर्देशक सिद्धांत को सरकार लागू नहीं करती है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। 39वां क्या कहता है, समान न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। 39वां ए क्या कहता है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष दोनों को जीविका चलाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, है ना, भले वो मेल हो चाहे फीमेल। 39D क्या कहता है, स्त्री और पुरुष को सेम वर्क के लिए सेम वेजेस मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या करता है, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उन्हें शासन चलाने का अधिकार मिलना चाहिए और स्वायत्तता मिलनी चाहिए ताकि वो आजादी से कार्य कर सकें। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पहला जो लेक्चर है फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, फिर हम फंडामेंटल ड्यूटी करेंगे, ठीक है। काफी स्पीड से आगे चलेंगे, चिंता मत करिए। थैंक यू सो मच।